नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी के लिए राम राम। देखो दोस्तों, अब हम जो पिछली प्रश्नावली 13 पढ़ी थी, उसमें पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किए, तो उसी अनुसार हम अगले बढ़ते हुए क्रम में प्रश्नावली 12 के फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर क्या है दोस्तों, व्रत और उससे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्रत में सबसे पहले देखो दोस्तों, होती क्या क्या चीज है व्रत के अंदर। देखो बच्चों, पहले हम आकृति व्रत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। व्रत क्या होता है, व्रत के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन चीज किसके क्या होती है, उन सभी की हम क्या करें दोस्तों इसके अंदर अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन होती है दोस्तों व्रत की। किसकी? कि व्रत होता क्या है। तो इसमें हम देखो परिभाषा बताते हैं आपके लिए व्रत की, कि व्रत उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्र से बराबर की दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे मान के चलो, व्रत की बात करते हैं दोस्तों, व्रत उन बिंदुओं का, व्रत उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, समुच्चय होता है जो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है। समुच्चय, काफी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है दोस्तों समूह। क्या होता है? समूह, एक तरह सेट होता है जो केंद्र से बराबर की दूरी पर स्थित है। मान चलो दोस्तों, ये कोई बिंदु सेंटर पॉइंट है, ये क्या है? बिंदु। अब इसके चार और कुछ बिंदु इस प्रकार बनाए गए दोस्तों, इस प्रकार ये जो बिंदु बनाए गए दोस्तों इस प्रकार, और ये जो सभी बिंदु है ना दोस्तों, इस केंद्र से बराबर की दूरी पर क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और इनको मिलाते हुए मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों, एक आकृति बनाऊंगा। उस आकृति का नाम क्या होगा दोस्तों? व्रत होगा। क्या होगा दोस्तों उस आकृति का नाम? व्रत। ये इसका क्या है दोस्तों? केंद्र बिंदु। क्या है दोस्तों इसका? केंद्र बिंदु। इसको बोलते हैं दोस्तों हम सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम? सेंटर पॉइंट। अगली चीज जो देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर हम जो अगला पॉइंट होता है, इसको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं और ओ से भी डिनोट करते हैं दोस्तों इसको। ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट, केंद्रीय बिंदु, या फिर कह सकते हैं हम इसको केंद्र। अब अगली स्टेप देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर अगली जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर दोस्तों क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। तो दोस्तों हम त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, मतलब रेडियस। क्या? रेडियस। तो त्रिज्या जो होती है दोस्तों, परिधि से, कहां से? परिधि से, या जो हम इसको बोल सकते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी। या तो बोल सकते हैं हम परिधि से केंद्र तक की दूरी, या फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो मैं इसको ले रहा हूं, परिधि से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। या फिर इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं दोस्तों, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अगली प्रोसेस में देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। जिस प्रकार दोस्तों ये वृत्त हुआ, क्या हुआ? वृत्त। इसमें क्या है? केंद्र बिंदु। अब केंद्र से जो परिधि तक की दूरी है ना दोस्तों, ये क्या कहलाएगी दोस्तों? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये, और इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे? आर से। अब दोस्तों इसी के अंदर हम अगली जो चीज लेके चलते हैं, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। पहले बिंदु क्या है? व्रत। व्रत उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। तो
इसकी कोई परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, ना ही एग्जाम में आपके लिए परिभाषा आएगी। अगली चीज देखते हैं हम, त्रिज्या। परिधि से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और या फिर कह सकते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। दोनों अपोजिट हैं, किसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मतलब इसी परिभाषा के अपोजिट ये परिभाषा है, ठीक है। अब इसी में चलते हैं दोस्तों हम वृत्त के अंदर और क्या क्या चीज होते हैं। तो अगली जो स्टेप होती है दोस्तों, उसी के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अगली जो दोस्तों हम पढ़ेंगे उसी के अंदर वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डायमीटर। तो देखें दोस्तों अगली जो स्टेप होगी इसमें, देखते हैं यहाँ पर व्यास। क्या दोस्तों? व्यास। इसको बोलते हैं दोस्तों डायमीटर, और डी से डिनोट करते हैं। तो जो व्यास होता है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। क्या होती है दोस्तों? केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? व्यास कहलाती है। कब कहलाएगी दोस्तों वो व्यास? वो वृत्त की तो सबसे बड़ी जीवा होगी, और उसके बाद क्या होनी चाहिए कंडीशन उसकी, केंद्र से होकर ही गुजरनी चाहिए। जो पास होगी वो केंद्र से होकर होनी चाहिए, सेंटर से होनी चाहिए पास, तभी क्या होगी वो वृत्त की व्यास कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। अब काफी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा दोस्तों, जीवा क्या होती है, जो एक जीवा होती है, क्रोड क्या होती है दोस्तों। तो देखते हैं अब इसमें, अभी करते हैं डिफाइन क्या क्या चीज होती है। देखो दोस्तों यहां पर ये वृत्त है दोस्तों, और ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट। तो अगर मैं इसको इससे मिला के निकालूं दोस्तों यहां से यहां तक, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ दोस्तों, इसको सी। तो ये दोस्तों क्या होगा? इसका व्यास होगा। क्या होगा बच्चों? व्यास होगा। डायमीटर होगा बच्चों, ये इसका क्या होगा? व्यास। मतलब सबसे बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, और वो कहां से निकलनी चाहिए दोस्तों? केंद्र को, जो सेंटर पॉइंट है उसको, उससे पास होनी चाहिए, जो होगी दोस्तों उसका व्यास होगी। अब इसी चीज में आगे देखते हैं दोस्तों, जो अगली स्टेप होती है दोस्तों, एक परिभाषा हम त्रिज्या की यूं भी लिख सकते हैं दोस्तों, व्यास की आदि, व्यास की आदि करने पर जो वस्तु है हमारे पास, जो रेखा है वो प्राप्त होती है, हमारे पास त्रिज्या ही होती है दोस्तों। व्यास की देखो दोस्तों किस प्रकार होती है वो, कि मान चलो दोस्तों ये यहाँ सेंटर पॉइंट है, और यहां तक ये क्या है दोस्तों? परिधि। क्या? परिधि। अब यहां से यहां तक की दूरी हम दोस्तों आर लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? आर। उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या। आर लेकर चलते हैं। तो देखो आर बराबर जो कंडीशन होती है दोस्तों, d/2। क्या होती है? d/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, आर जो होती है दोस्तों त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। और डी होता है दोस्तों व्यास। क्या होता है? व्यास अपॉन 2। इसका हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला निकाल सकते हैं त्रिज्या का। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर जो अगली स्टेप होती है, मैं अभी बात कर रहा था जीवा की। तो जीवा क्या होती है दोस्तों? मतलब इसको बोलते हैं हम क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, या फिर सी, मैं डायरेक्टली इसकी कंप्लीट मीनिंग लिखता हूं दोस्तों, CHORD, क्रोड। क्रोड मान क्या होती है दोस्तों? जीवा होती है। तो अब देखो दोस्तों क्या होगी, जीवा वह होती है जो वृत्त को कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? काटती है दोस्तों। मान चलो वृत्त होगा ये दोस्तों, और इस वृत्त को कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी इस प्रकार, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। ये जो है वस्तु यहां पर दोस्तों क्या है? वृत्त की जीवा है। इसको भी वृत्त की जीवा बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है, कौन सी? कि वो कहां से पास होनी चाहिए दोस्तों? केंद्र से होकर पास होनी चाहिए, तभी वो व्यास कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों यहां पर, एक वृत्त में अनंत, क्या दोस्तों? अनंत जीवाएं होती हैं। क्या होती है दोस्तों? एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? अनंत होती हैं।
और अगली जो स्टेप लेके चलते हैं दोस्तों, अभी जो अब कंडीशन होगी उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास इसकी बेसिक डिटेल होती है थोड़ी सी, ये जो चीज कौन सी है, कौन सी चीज है। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और। तो ये व्यास, जीवा, यहाँ तक की सब कंप्लीट, सेंटर पॉइंट, त्रिज्या, जो चीज थी अपनी यहाँ पर हमने कंप्लीट की दोस्तों। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों, जो होगा इसमें देखते हैं। अभी हम जब प्रश्नावली का विस्तार करते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज और आगे बढ़ते चले जाएंगी। देखो दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लेके चल रहे हैं दोस्तों त्रजखंड। क्या दोस्तों? त्रजखंड, इसको बोलते हैं दोस्तों सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो SECTER, ये क्या होगा दोस्तों? सेक्टर होगा। अब सेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो सेक्टर है ना दोस्तों, इस प्रकार ये कोई वृत्त होगा, और जो सेक्टर की हम अगर परिभाषा लेके चलते हैं दोस्तों, क्या होगी? दो त्रिज्याओं के मध्य, मतलब कौन कौन सी? एक त्रिज्या बिंदु यहां से A, और एक ही दोस्तों यहाँ पर ये, मतलब ये अपने आप में R है, और दोस्तों ये भी अपने आप में क्या है? R है। दो त्रिज्याओं के मध्य में घिरे हुए क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर, मतलब त्रजखंड कहते हैं। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं हम त्रजखंड की फॉर्मूले की। तो त्रजखंड का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। अब ये जो आकृति है दोस्तों, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ त्रजखंड की परिभाषा की बात कर रहा था दोस्तों। क्या होगी इसकी परिभाषा? देखो, दो त्रिज्याओं के मध्य में घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे दोस्तों? त्रजखंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? त्रजखंड कहते हैं। इसकी परिभाषा दोस्तों कोई नहीं पूछता है, लेकिन एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों त्रजखंड आकृति होती कौन सी है? दो त्रिज्याओं के मध्य, मान के दोस्तों ये और वो यहां तक एक त्रिज्या है, ये और भी एक त्रिज्या है, तो इनके मध्य में ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ना दोस्तों, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? त्रजखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रजखंड कहलाएगा। अब इसी में दोस्तों एक चीज होती है, इसी को दो भागों में डिवाइड करते हैं हम। ये हम त्रजखंड पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब त्रजखंड को मैं दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों लघु त्रजखंड। क्या होता है? लघु त्रजखंड। और एक होता है दोस्तों दीर्घ त्रजखंड। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं दोस्तों इसके अंदर, लघु त्रजखंड की बात कर रहा है कि दीर्घ त्रजखंड की बात कर रहा है। क्वेश्चन में दोनों तरीका की बात करता है, हम फॉर्मूला में कंफ्यूज कर देते हैं उसमें। तो देखो दोस्तों, मैं आज सभी को जो डाउट है उसको क्लियर कर रहा हूं कि दीर्घ त्रजखंड के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और लघु त्रजखंड के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो होगा करना क्या है, यदि हम लघु त्रजखंड की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? लघु त्रजखंड की। तो लघु त्रजखंड में ओनली ये हिस्सा काम में आएगा दोस्तों। ये जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों, यहां से यहां तक, ये लघु त्रजखंड में होगा। किसमें दोस्तों? लघु त्रजखंड। और ये जो टोटल हिस्सा बचा है दोस्तों, ये क्या होगा? दीर्घ त्रजखंड। क्या होगा दोस्तों? दीर्घ त्रजखंड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम दीर्घ त्रजखंड की बात कर रहे हैं और लघु त्रजखंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला किस प्रकार डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आकृति टोटल किसकी दोस्तों? वृत्त की। किसकी? वृत्त की है। तो जब ये आकृति वृत्त की है, तो इसके अंदर जब फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लघु त्रजखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैं अभी इसको भी डिफाइन करूंगा वीडियो के अंदर, किस प्रकार निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्त बच्चों देखो, हमेशा जब त्रजखंड की बात करेगा तो यहाँ पर एक चीज देखिए, क्या? थीटा होगा। मतलब इस जगह पर जब भी त्रजखंड की बात होगी यहाँ पर बच्चों, तो इस जगह पर हमेशा क्या होगा? एक कोण होगा। क्या होगा? थीटा होगा दोस्तों। तो वो जो थीटा है ना दोस्तों, उस थीटा को हमें क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई और बटा दोस्तों 360 डिग्री। हम 360 डिग्री ही क्यों रखते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो कोण है ना दोस्तों, इस जो केंद्रीय बिंदु है, इस बिंदु से द्वारा कनेक्ट किया हुआ है, और वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण टोटल 360 डिग्री का होता है। इस वजह से हम इस कोण को 360 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा काम आ रहा है ना अपना
ये जो हिस्सा कहाँ हमारा है, ओनली ओनली उस हिस्से को ही हम यूज में लेते हैं थीटा के अनुसार, तभी हम इसको क्या करते हैं 360 से डिवाइड करते हैं। ये क्या है दोस्तों, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि इसमें दोस्तों क्या दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो देखो दीर्घ में क्या करेंगे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा ही, साथ में एक कंडीशन अप्लाई होती है दोस्तों, ये इसमें क्या ऊपर वाला थीटा काम में आता है, कौन सा, जब दीर्घ की बात करते हैं ना दोस्तों, दीर्घ त्रिज्यखंड की, कौन सी दोस्तों, दीर्घ त्रिज्यखंड। जब दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें दोस्तों, इसमें थीटा काम में आएगा बच्चों, जो कौन सा ऊपर वाला थीटा काम में आता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, ये कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों, दीर्घ त्रिज्यखंड के अंदर अप्लाई होती है ये कंडीशन। तो बच्चों इसका विशेषकर ध्यान रखना है, फॉर्मूले सवाल में हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड भी मिलेंगे और लघु त्रिज्यखंड भी मिलेंगे। जब लघु त्रिज्यखंड की बात होती है तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात होती है तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी में ये फॉर्मूला और है बच्चों, उस फॉर्मूले का यूज कब करना है, तो देखो दोस्तों उसमें कब करेंगे, मैं अभी उसको लिख रहा हूं दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोस्तों, कभी इनको हमेशा याद रखना है, और इनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, मैं उसको अभी लिखाता हूँ दोस्तों जस्ट। तो देखो दोस्तों ये आपने यहाँ, इसके बाद देखते हैं इसमें एक फॉर्मूला और है दोस्तों त्रिज्यखंड का ही, उसका यूज कब करना है। जब हम त्रिज्यखंड की बात करें दोस्तों, फॉर्मूला त्रिज्यखंड की बात हो रही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के अंदर, जब ये कौन सी कंडीशन है, जब जब केंद्रीय कोण नहीं दिया हुआ हो, और चाप की लंबाई दी हुई हो, क्या दी हुई हो बच्चों, चाप की लंबाई दी हुई हो, चाप की लंबाई दी हुई हो, तब बच्चों हमें यह फॉर्मूला यूज करना है सीधा डायरेक्ट, 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये जो बच्चों यहाँ पर एल है, ये तो बच्चों चाप की लंबाई है, क्या है बच्चों, चाप की लंबाई, और ये बच्चों जो आर है यहाँ पर क्या है बच्चों, ये इसकी त्रिज्या होगी। इस फॉर्मूले का यूज कब करना है बच्चों, ये फॉर्मूला है बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एक तरीका से जिस पर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, बस वही समझ लो एक तरीका से। तो जब केंद्रीय कोण नहीं दिया हुआ हो, मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर कोई थीटा हमारे पास नॉट गिवन हो, मतलब नहीं दिया हुआ हो, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसमें जो दी हुई है हमारे पास चाप की लंबाई दी हुई होगी बच्चों, क्या दी होगी, चाप की लंबाई, और उस चाप की लंबाई की ही बात कर रहा है। तो चाप की लंबाई और थीटा नॉट गिवन है, तो हमें सीधा सीधा त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला लगाना है 1/2 एल इंटू आर लगाना है बच्चों। अब इसी में आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा, तो आगे चलते हैं। अब अभी बात करते हैं बेटा बच्चों वृत्तखंड की, किसकी, वृत्तखंड की। तो बच्चों वृत्तखंड क्या होता है, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं एक बार फिर भी बता रहा हूं आपके लिए। वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है, तो इसकी भी दो कंडीशन होती है बच्चों। यदि जीवा बराबर दो भागों में बांट रही है वृत्त को, वहां तो व्यास वाली कंडीशन होती है, वृत्त आधे आधे दो बराबर के पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास वृत्तखंड की कंडीशन तो बनेगी, लेकिन कौन से की, अर्धवृत्त वाली कंडीशन बनेगी, कौन सी बच्चों, अर्धवृत्त वाली। पहली स्थिति कौन सी, यदि जो जीवा है ना, यदि जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, तो
जीवा कहां से होकर गुजरती है बच्चों? केंद्र से होकर गुजरती। कंडीशन नंबर फर्स्ट याद रखना है, इसको ध्यान रखना है विशेषकर। यदि जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होगा? वृत्त दो भागों में, वृत्त दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बट जाता है। तो उस कंडीशन दोस्तों, कंडीशन हो जाती है हमारे पास अर्धवृत्त की। देखो दोस्तों, मैं अभी बच्चों इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं क्या बोल कहना चाहता हूं। मान चलो बच्चों, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और ये वृत्त की जीवा है जो इस केंद्र बिंदु से टच होकर मतलब पास हो रही है। तो अब ये जो हिस्सा है ना दोस्त बच्चों, तो ये जो हिस्सा बचा यहां से यहां तक, ये जो हिस्सा है बच्चों ये, इसी प्रकार ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा बचेगा बच्चों यहाँ पर, ये अर्धवृत्त का बचेगा। किसका? अर्धवृत्त का। किसका बच्चों? अर्धवृत्त का। जब ये अर्धवृत्त का बचेगा तो इस कंडीशन अर्धवृत्त का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, चाहे वो अर्धवृत्त का परिमाप हो या फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे क्वेश्चन के अंदर। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला जो होगा बच्चों यहाँ पर, अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो देखो बच्चों, जब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अर्धवृत्त इस कंडीशन में होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों? अर्धवृत्त होगा। और जब ये अर्धवृत्त होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी में बच्चों अर्धवृत्त के परिमाप की बात करता है। देखो बच्चों, जो वृत्त होता है वो पूर्ण रूप से होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने फर्स्ट में नहीं बताया था बच्चों, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बताऊंगा अभी इसको जो कैसे होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। अब बच्चों अर्धवृत्त का जो परिमाप भी होता है ना, तो देखो किस प्रकार निकालते हैं बच्चों हम उसका। तो इसको हम निकालते हैं बच्चों पाई आर प्लस 2r। तो मैं अभी इसको डिफाइन कर रहा हूं बच्चों, किस प्रकार निकालेंगे। ये जो हिस्सा है बच्चों, ये एक तरीका से क्या है बच्चों? चाप। क्या है बच्चों? चाप है। क्या? चाप। मैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक के हिस्से की। ये क्या है बच्चों? इसमें चाप। और जब हम चाप के परिमाप की बात करते हैं बच्चों, इसका होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। किसका? चाप का परिमाप। क्या होता है बच्चों? पाई आर। तो ये तो पाई आर हो गया। और अगली जो स्थिति होती है बच्चों, यहां से ये इसमें आर होती है, ये भी इसमें क्या होती है? आर। तो इसके अंदर पाई आर प्लस आर, ये कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों अर्धवृत्त के परिमाप में। तो बच्चों ये जो बन के आएगा बच्चों यहाँ पर पाई आर प्लस 2r, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? अर्धवृत्त का परिमाप। तो अब बच्चों देखो, इसी को कुछ किताबों में इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, पाई आर प्लस 2r का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, व्यास अपॉन 2 बराबर किसके होता है बच्चों? त्रिज्या के होता है। किसके? त्रिज्या के। तो व्यास बराबर 2 गुणा क्या होता है बच्चों? त्रिज्या होगी। क्या होगी? 2 गुणा त्रिज्या। किस प्रकार किया? इसको नीचे बटा में 1 रखा और इसको आपस में क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? 2 गुणा त्रिज्या वाली हो रही है। तो 2 गुणा त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको 2 इंटू आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों इस जगह पर क्या लिखा मिल जाता है? डी भी मिल जाता है। तो वो भी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सही होता है। और ये भी क्या होता है? सही होता है बच्चों। अब इसी के अंदर बच्चों हम आगे जो हम बात कर रहे थे बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, वृत्तखंड की बात कर रहे हैं बच्चों हम। तो इसमें हमें पहली कंडीशन कौन सी? यदि जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। तो उसमें क्या होंगे बच्चों? यदि जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो वृत्त को बराबर 2 भागों में बांट देती है। तो उस स्थिति में अर्धवृत्त बनता है। क्या बनता है बच्चों? अर्धवृत्त। जब अर्धवृत्त हो जाएगा ना, तो हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप की बात क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल परिमाप हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का परिमाप होगा बच्चों पाई आर प्लस 2r। किस प्रकार डिफाइन किया था बच्चों? वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी में कंडीशन नंबर जो 2 होती है बच्चों,
कंडीशन नंबर जो बच्चों 2 होती है उसमें क्या होता है, कंडीशन नंबर 2 सेकंड स्थिति। देखो बच्चों क्या, यदि जीवा वृत्त को बराबर 2 भागों में नहीं बांटे, तो मतलब 2 भागों में तो बांटेगी लेकिन बराबर 2 भागों में नहीं बांटेगी। बच्चों देखो, जिस प्रकार ये व्रत है, क्या है बच्चों, ये व्रत है। अब इसमें क्या है, देखो बच्चों इस प्रकार ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब ये जीवा यहां से यहां तक हो गई, ये जीवा यहां से यहां तक हो गई। तो आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या करेंगे। तो बच्चों सेकंड स्थिति क्या थी, यदि जीवा व्रत को 2 बराबर भागों में नहीं बांटे, क्या बच्चों, नहीं बांटे, तो मतलब 2 भागों में तो बांटेगी लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटेगी। उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, तो उसमें भी हमें दो स्थितियां होती हैं। अब ये जो हिस्सा है ना बच्चों, ये किसका है बच्चों, व्रत खंड का हिस्सा होता है। क्या होता है, व्रत खंड का हिस्सा होता है। इसमें देखो बच्चों क्या होती है, इसमें भी 2 प्रॉब्लम होती है कि लघु व्रत खंड है या फिर दीर्घ व्रत खंड है। तो देखो बच्चों करना क्या है इसके अंदर, पहली स्थिति पढ़ रहे हैं बच्चों व्रत खंड, क्या बच्चों व्रत, और व्रत खंड में कौन सी कंडीशन मांगे बच्चों, 2 तरीका से। तो देखो बच्चों यहां पर पहले कौन सी, लघु व्रत खंड, और दूसरी होगी बच्चों दीर्घ व्रत खंड, दीर्घ व्रत खंड। तो देखो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, लघु व्रत खंड में कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है और दीर्घ व्रत खंड के अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, मान चलो ये आकृति है। अब ये जो हिस्सा बचा है दोस्तों, यहां तो क्या होगा, दीर्घ व्रत खंड वाला, दीर्घ व्रत खंड, और ये जो हिस्सा है बच्चों कौन सा होगा, लघु व्रत खंड। क्या होगा बच्चों, लघु व्रत खंड। अब लघु व्रत खंड का फॉर्मूला किस प्रकार डिफाइन करते हैं और दीर्घ व्रत खंड का फॉर्मूला किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो देखो बच्चों अब मैं इसको फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं यहां पर। मान चलो बच्चों ये व्रत है, जब ये व्रत होगा ना बच्चों, तो देखो इसके अंदर क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट है और ये इसकी जीवा है। तो देखो बच्चों हम लघु व्रत खंड का फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो बच्चों इस बिंदु को यहां से इससे मिलाते हैं और इस बिंदु को यहां से इससे मिलाते हैं बच्चों। तो यहां पर बच्चों ओ, ए और बी। अब जब हमें लघु व्रत खंड का फॉर्मूला डिफाइन करना होता है ना बच्चों, तो करना क्या होता है, ये जो पूरा हिस्सा बचा ना बच्चों, यहां से इसको मैं और लेता हूं बच्चों, यहां पर सी, ए सी बी ओ, क्या बच्चों, ए सी बी ओ अपने आप में क्या है बच्चों, एक त्रिज्यखंड है। क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड होगा, साथ ही हमें ये हिस्सा चाहिए ना बच्चों, ये देखो यहां पर मैं निकल लिखा है ना बच्चों, यहां पर ये क्या होगा बच्चों, लघु व्रत खंड है ना, लघु व्रत खंड। हमें ये हिस्से का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। तो ये कौन सा, ओ ए सी बी, ओ ए, ये जो व्रत है इसके अंदर ओ ए सी बी एक त्रिज्यखंड है। क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड में से हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है त्रिभुज ओ ए बी, माइनस करेंगे बच्चों, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, तो देखो लघु व्रत खंड का जो फॉर्मूला होगा ना बच्चों, क्या होगा, लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल बराबर, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई की थी बच्चों मैंने अभी यहां पर, मतलब ओ ए सी बी त्रिज्यखंड है, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो देखो बच्चों यहां पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, मैं इसको डायरेक्ट करा बच्चों, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला तो ये होता है।
अब इसमें बच्चों काफी देखो ये कंडीशन होती है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 60 30 जो होती है वो दी हुई होती है, उसी के अनुसार 60 30 60 का हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, मान निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों त्रिभुज होते हैं ना, दो ही त्रिभुज होते हैं बस। पहला कौन सा होता है बच्चों, ये तो डायरेक्ट लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं इसके जरिए से। जो यहाँ पर ये त्रिभुज बनेंगे ना बच्चों, कौन कौन से, ये जो आकृति है इसमें देखो, मैं इसको एक बार फिर पुनः लिख रहा हूँ बच्चों ऊपर से। तो बच्चों यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है इस प्रकार, ओ ए सी और बी। तो देखो बच्चों ये ये जो चित्र था बच्चों लघु वृत्तखंड का था, किसका था बच्चों, लघु वृत्तखंड का। और जो ऊपर वाला हिस्सा बच्चों ये किसका होगा, दीर्घ वृत्तखंड का। किसका बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का। अब इसमें बच्चों क्या करना है हमें, देखो अब यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है बच्चों, ये जो त्रिभुज बनेगा ना बच्चों, यहाँ पर दो ही कंडीशन अप्लाई होंगे बच्चों, या तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा या फिर विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है हमें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों इसको भी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन की डिपेंड, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आता है बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज बच्चों कौन सा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जो बच्चों होगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल इक्वल होंगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज को। तो इसको भी हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब आगे वाली कंडीशन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो होगी, तो बच्चों ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई बच्चों, इस वजह से वीडियो रोकनी पड़ी बीच में। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी जो आगे, अब हम बात करें बच्चों यहाँ पर कौन सी, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। कौन से बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो ये बच्चों यहाँ पर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये जो लघु वृत्तखंड है ना बच्चों, 1/2 r² sin थीटा जो वैल्यू थी ना बच्चों, इसकी जगह पर हम इस फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं हम, जो अगली चीज चल रही थी बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है बच्चों, तो अभी उसको भी हम डिफाइन करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा ना, यहाँ पर देखो बच्चों किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, बस आकृति को देखना है हमें और कुछ नहीं करना है हमें। तो देखो बच्चों ये टोटल वृत्त दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। अब इस वृत्त में से हमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसका क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। मैं यहाँ पर दोबारा वृत्त बना रहा हूँ बच्चों, दोबारा से, आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं। ओ ए बी और सी। तो बच्चों ये जो दीर्घ वृत्तखंड है, अब हमें क्या है, इसका क्षेत्रफल चाहिए बच्चों, इसका इस जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है हमें, आकृति में देखना है बस। क्या है, यदि हम इस पूरे वृत्त के अंदर से ये हिस्सा अलग कर दें, ओ ए सी और वी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये भाग बचेगा। कौन सा, ये भाग बचेगा जो हमें यहाँ पर छायांकित किया हुआ है। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या बचेगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये क्या बच्चों, टोटल जो हिस्सा बचा हुआ है अपने पास किसका, लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम जब लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल की बात करें, अभी हमने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ा कोष्टक हम इस वजह से लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि बीच में एक माइनस और मौजूद होगा, सवाल में सूत्र जो बनाएंगे। इसका क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा बच्चों कि सर जी आपने तो अभी यहाँ पर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लेने के लिए भी यूज किया था, विसंभाव समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी यूज लेने किया था। नहीं बच्चों, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या है बच्चों, डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, साइन की जो टेबल होती है अपनी त्रिकोणमिति उसमें से हम वैल्यू निकाल के डायरेक्ट मान यहाँ रखते हैं, और उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। उनमें फिर क्या करना है, हमें त्रिभुज हल करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, त्रिभुज हल करने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से त्रिभुज की भुजाएं और आधार और लंब जो होते हैं वो हमें क्या होते हैं, निकालने होते हैं। तो थोड़ा सा सवाल उस वजह से क्या हो जाता है, वहां पर थोड़ा लेंथी हो जाता है। उस लेंथी समस्या से बचने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा डायरेक्ट यूज कर देते हैं। तो अब देखो बच्चों, ये तो अपने दीर्घवृत्त खंड का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अभी इसी में थोड़ी थोड़ी बेसिक कंप्लीट और है बच्चों। तो करना क्या है उसमें, जैसे कि बच्चों मैंने अभी वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप और चतुर्थांश की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, किसकी, चतुर्थांश की। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर हम वृत्त के चतुर्थांश की बात करेंगे बच्चों। चतुर्थांश में किस प्रकार यूज करते हैं, तो देखो बच्चों ये वृत्त है अपने यहाँ, एक मतलब ये जो आकृति है वृत्त की है। अब इसमें बच्चों हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे बच्चों, किसमें, 4 भागों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ बच्चों, ये हो रही वृत्त के चतुर्थांशों की बात, किसकी, चतुर्थांशों की। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्त के चतुर्थांश मतलब होता क्या है, चतुर्थांश मतलब क्या है कि कोई वृत्त होगा और उस वृत्त का क्या होगा, 1/4 हिस्सा होगा। क्या होगा, 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा बोलते हैं हम उसको, क्या, चौथाई हिस्सा। जैसे बच्चों ये आकृति है और ये आकृति है, और ये क्या है बच्चों, चतुर्थांश। अब बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है जो बहुत शानदार प्रॉब्लम बच्चों, क्या देखो, यही आकृति तो मैंने खंड के अंदर डिस्कस किया था, और यही आकृति बच्चों मैं चतुर्थांश के डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों इसमें और उस चतुर्थांश में, मतलब त्रिज्यखंड में और चतुर्थांश में एक ही अंतर पहचानना है आपको, कि चतुर्थांश में जो थीटा की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, किसकी, चतुर्थांश में जो कोण होगा ना बच्चों, कोण बराबर हमेशा 90 डिग्री दिया हुआ होगा, या नहीं भी दे तो हमें हमेशा किसका रखना है, 90 डिग्री का रखना है। क्यों रखना है बच्चों, इसका भी कारण है। क्यों, तो देखो बच्चों, केंद्र जो वृत्त का होता है ना, ये जो वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र का जो टोटल कोण का जो कंप्लीट मान होता है ना बच्चों, 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री। तो जब भी हम चतुर्थांश का कोण निकालते हैं ना बच्चों, चतुर्थांश का कोण बराबर वृत्त का केंद्रीय कोण बटा 4। क्यों हम 4 का ही भाग क्यों करें बच्चों, 4 का ही भाग क्यों करें, क्योंकि हम चतुर्थांश की बात करें तो ये हिस्सा होता है 1/4। कौन सा बच्चों, 1/4। जब 1/4 होगा ना, तो वृत्त के केंद्रीय कोण का जो टोटल होता है बच्चों 360 होता है। क्या होता है, 360। और जब 360 है तो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो बच्चों क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री। तो इससे बच्चों एक बात समझ में आई कि जब भी चतुर्थांश में कोण होगा बच्चों 90 डिग्री का ही रखना है हमें, किसका, 90 डिग्री का। अब देखो बच्चों त्रिज्यखंड और चतुर्थांश का अंतर समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आया। अब बच्चों देखो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, किसका बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू 1/4
4। किससे बच्चों? 1/4 से। क्योंकि चतुर्थांश के जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या करना है बच्चों? 1/4। क्या करेंगे? 1/4। तो यहाँ पर जो होगा वृत्त का क्षेत्र पाई r स्क्वायर बटा 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बच्चों इसी में हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि हम इसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बच्चों। क्यों? देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक बार। जो चतुर्थांश होता है ना बच्चों, चतुर्थांश में जो कोण होगा बच्चों, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों? 90 डिग्री होगी। कितनी होगी? 90 डिग्री। तो जब भी हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे ना बच्चों, किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट तरीका हो गया हमारे तरीका से, और यही बच्चों हमारे पास क्या है? सेकंड तरीका है। किसका? चतुर्थांश के क्षेत्रफल का। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो करना क्या है उसके अंदर, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या बच्चों? थीटा बटा 360। तो चतुर्थांश में थीटा जो होगा बच्चों हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो देखो बच्चों क्या करना है इसमें, पाई r स्क्वायर इंटू 90 बटे 360, 0 से 0 कैंसिल, और 9 से 36 के बार होगा बच्चों 4 बार, तो पाई r स्क्वायर बटा 4। तो बच्चों इसका विशेषकर ध्यान रखना है, या तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आई पाई r स्क्वायर अपॉन 4, और डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई करके भी क्या निकाल सकते हैं बच्चों? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चनों में जो भी फॉर्मूला है उसकी बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गए हैं तो यहाँ पर बच्चों बिल्कुल शानदार, स्पष्ट और नॉर्मल तरीका से एक एक चीज को हम डिफाइन करेंगे बच्चों। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप तो बस पढ़ो, वीडियो को जरूर देखें। और बच्चों थोड़ा सा क्या है कि वीडियो पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्लीज दोस्तों। इसी से हमें क्या मिलता है? आपका प्यार मिलता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। तो बच्चों बस आपसे हम थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो को क्या है देखने के लिए कहें। तो इससे बच्चों हमें क्या थोड़ा सा मोटिव मिलता है, हमें भी थोड़ी सी अपने अंदर उत्सुकता जागृत होती है कि हमारा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अब बच्चों हम इसके अंदर देखो एक कंडीशन होती है बच्चों, संकेंद्रीय वृत्त। क्या होते हैं बच्चों? संकेंद्रीय वृत्त। तो उसको भी बच्चों अभी डिफाइन करते हैं हम। तो देखो बच्चों संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्त, वे वृत्त, कभी भी कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा बच्चों, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता रहा हूं क्या होते हैं वे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों वृत्तों का केंद्रीय बिंदु एक ही होता है बच्चों। क्या होता है? वे वृत्त, वे वृत्त जिनकी जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो एवं केंद्रीय बिंदु दोनों का एक ही होता हो। बच्चों क्या होगा? वे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं तो क्या होंगी बच्चों? अलग अलग होंगी, लेकिन केंद्रीय बिंदु दोनों क्या होगा बच्चों? एक ही होगा। मतलब आसान भाषा में कहना बच्चों तो क्या होगा? वे वृत्त जो एक ही केंद्र पर बने हुए हों, एक ही केंद्र पर बने हुए हों और त्रिज्याएं की दूरी अलग अलग हो बच्चों। तो देखो ये एक व्रत हुआ बच्चों इस प्रकार, और दूसरा जो होगा बच्चों इसी का ऊपर एक और व्रत बना दिया जाएगा। तो देखो बच्चों करना क्या है इसमें, इनका जो केंद्रीय बिंदु होगा वो
तो बच्चों ये इस प्रकार की जो आकृति होगी ना वो समकेंद्रीय वृत्तों की होती है। इसमें देखो बच्चों क्या होता है, ये त्रिज्या इसको हम बोलते हैं R2 और ये जो त्रिज्या होती है बच्चों इसको बोलते हैं R1। जहां पर हमेशा हमें यहाँ ध्यान रखना होता है ना बच्चों क्या, कि R1 जो त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है किससे, R2 से। इसका बिल्कुल विशेषकर हमें क्या रखना होता है बच्चों, ध्यान रखना होता है। R1 इज ग्रेटर देन R2। अब संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, किस प्रकार निकालते हैं। तो देखो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, तो देखो बच्चों किस प्रकार निकालेंगे। यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों, यदि हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर दें तो हमें जो ये हिस्सा होगा ना बच्चों संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, त्रिज्या बस बड़ी लेनी है। उसके अंदर क्या करना है, त्रिज्या बड़ी लेनी है बड़े में। तो पाई कैपिटल R1 का स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों अब ये जो फॉर्मूला होगा अपने पास संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल होता है इसमें। तो यहां से बच्चों क्या करेंगे, हम पाई को क्या लेंगे बच्चों, कॉमन, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या बनेगा दोस्तों, संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। यदि इसको हम आगे और डिफाइन करते हैं ना बच्चों, तो देखो क्या बनता है इसमें, पाई कैपिटल बड़ा कोष्टक लगाते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कक्षा 8th क्लास में पढ़ा होगा कभी आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो उसको दो भागों में लिख देते हैं बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बच्चों इन दो भागों में इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो बच्चों ये आपका प्रश्नावली 12.1 में लास्ट का सवाल है बच्चों कि दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, तो उसमें क्या है बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R उस जगह कैपिटल R रखना है और छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब R2 की जगह स्मॉल r रखना है। और ये उसका क्या बन जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल बन जाएगा। 12.1 में लास्ट का जो सवाल है उसके अंदर बच्चों यही क्वेश्चन है। तो बच्चों अब जो हो गया बच्चों इसके अंदर बस वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप। तो मैं बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप सबसे लास्ट में क्यों ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल को हम काफी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, इस वजह से मैंने उसको सबके लास्ट में लिया है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना बच्चों क्या होगा, पाई R स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई R स्क्वायर। और जो वृत्त का परिमाप होता है ना बच्चों, वृत्त का परिमाप मतलब पैरामीटर, इसको परिमाप भी बोलते हैं बच्चों और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि। तो अब देखो बच्चों करना क्या है इसमें, ये मान चलो वृत्त है, अब हम परिधि किस प्रकार निकालते हैं। तो परिधि का जो परिमाप का मतलब होता है बच्चों, हमने मान के चलो ये जो अपना बिंदु है, अगर हमने इस बिंदु से यहां से चलना प्रारंभ किया और चलते चलते हम बच्चों वापस कहां पहुंच गए, उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जो ये बिंदु होता है ना उसी पर, तो हमने क्या किया बच्चों, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। और ऐसी कंडीशन बच्चों क्या बनती है हमारे पास, परिधि। क्या बनती है बच्चों, परिधि। तो अब जो इसका परिमाप होगा बच्चों, तो यहां से मान चलो इसको दो भागों में बांटते, तो मैंने अभी बताया था इसका परिमाप पाई आर प्लस पाई आर होता है। तो बच्चों जोड़ेंगे दोनों, क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। अभी हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों क्या करेंगे, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों यहाँ पर, वैसे मैंने बता दिया बच्चों वृत्त खंड के अंदर जब डिवाइड किया था तो उसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार होता है, अर्धवृत्त का परिमाप किस प्रकार होता है। और मैं एक बार फिर बता रहा हूं बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो क्या करना है, जब वृत्त ही आधा हो जाएगा तो क्षेत्रफल का भी क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे ना।
तो मान के चलो ये वृत्त है, इसका हमने क्या कर दिया, आधा भाग कर दिया बच्चों। क्या कर दिया, आधा। ये बच्चों क्या हो गया, आधा। इसका सेंटर पॉइंट हो गया बच्चों O, और यहाँ पर R होगी बच्चों। तो देखो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्या कर दिया बच्चों हमने, आधा दो भागों में कर दिया, तो इसको भी क्या कर देंगे बच्चों, दो भागों में बांट देंगे। और अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप, तो देखो बच्चों करना क्या है इसमें, अर्धवृत्त के परिमाप में जैसे बच्चों ये आर होगी, ये आर होगी, और ये क्या होती है बच्चों, पाई आर होती है। क्या होती है, पाई आर। इसको भी मैंने वहां पर डिफाइन किया। तो देखो बच्चों करना क्या है, जैसे मान चलो मैंने इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया, ये जो बिंदु है ना बच्चों, मैं यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा हूँ और यहाँ तक चल के आऊंगा बच्चों, तो ये जो कंडीशन होगी ना मेरी बच्चों, पाई आर होगी। क्या होगी, पाई आर दूरी चल के आया मैं। और वैसे ही फिर पुनः दोबारा यहाँ से चल के जाऊंगा बच्चों यहाँ तक, तो यहाँ पर कौन सी दूरी, आर। और फिर पुनः बच्चों यहाँ से यहाँ तक चल के जाऊंगा, तो ये क्या होगा बच्चों, आर। तो मैंने कौन कौन सी दूरी चली बच्चों, देखो पाई आर प्लस आर। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ पाई आर प्लस आर, और आर जोड़ते हैं बच्चों 2r, और 2r को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर प्लस डी। ये भी क्या होता है बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। मैंने इसको अभी पहले डिफाइन कर दिया था और पुनः दोबारा से बता दिया बच्चों एक बार। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चों वीडियो में कमेंट करें और मुझे बताएं सर यहाँ से हमें प्रॉब्लम है, तो मैं उसको पुनः दोबारा से अगली वीडियो में आपके लिए बताऊं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही। तो बच्चों थोड़ी सी और एक चीज हो बच्चों, एक और बता देता हूं, कभी कभी क्या प्रश्नावली 12.3 के अंदर कुछ सवालों में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको उनका पता नहीं है, तो मैं उन फॉर्मूलों को बच्चों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं। तो देखो बच्चों करना क्या है, एक सवाल के अंदर बच्चों एक फॉर्मूला आता है कब, तो उसमें क्या करना होता है बच्चों, यदि देखो बच्चों इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो होती है बच्चों परिवृत्त और एक होती है बच्चों अंतःवृत्त। यदि देखो बच्चों कोई वृत्त त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, तो बच्चों ये तो होता है परिवृत्त। क्या होता है बच्चों, परिवृत्त। यदि कोई वृत्त कहां बना हुआ है, त्रिभुज के बाहर। और यदि कोई वृत्त बच्चों त्रिभुज के अंदर ही बना हुआ है, ये होता है बच्चों अंतःवृत्त। क्या होता है बच्चों, अंतःवृत्त। जब ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ है तो उसको बोल रहे हैं बच्चों परिवृत्त, और त्रिभुज के अंदर बना हुआ उसको बोल रहे हैं बच्चों अंतःवृत्त। तो इसके जो केंद्र होंगे बच्चों उसको क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। क्या बोलेंगे बच्चों, परिकेंद्र। इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, परित्रिज्या। क्या बोलेंगे बच्चों, परित्रिज्या। अब इसी प्रकार इसके केंद्र को बच्चों क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे बच्चों, अंतः केंद्र। और इस जो त्रिज्या होगी बच्चों उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अंतः त्रिज्या। क्या बोलेंगे बच्चों, अंतः त्रिज्या। अब इसमें में आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके किताब के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, कोई डिजाइन दी हुई है और उस डिजाइन का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यदि परिवृत्त की त्रिज्या आपने क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो, क्या करेंगे बच्चों, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो उसमें एक फॉर्मूला है, मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला जो है, तो बच्चों ये हम परिवृत्त और अंतःवृत्त की बात कर रहे हैं ना, अब देखते हैं बच्चों इसी में ये क्या होता है बच्चों, आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया बच्चों, एक में समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों करना क्या होगा उसमें, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो हमें परित्रिज्या ज्ञात करनी है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, परित्रिज्या बराबर मतलब आर बराबर क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्या है, भुजा अपॉन अंडर रूट 3, बस ये फॉर्मूला यूज करना है हमें।
भुजा अपॉन √3। और डायरेक्ट हम क्या करेंगे बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी परित्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस त्रिज्या को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। और दूसरी बात होती है बच्चों, यदि यहां पर भी क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज। और उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों, अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, अंतः त्रिज्या। तो करना क्या है बच्चों, उसके अंदर कुछ नहीं बच्चों, बस इसका भी जो फॉर्मूला होगा बच्चों क्या होगा, भुजा अपॉन, भुजा के बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3। क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3। और प्रश्नावली 12.3 में लगभग जो क्वेश्चन है ना, उसको हम इससे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, लंबे कैलकुलेशन के बजाय। और कुछ बच्चे हम सोचते हैं कि हमारे सर ने इतना बड़ा कराया है, हमारे सर ने इतना बड़ा कराया है, तो बच्चों उसमें कोई मायने रखता है। बस हमें तो बस उनकी कैलकुलेशन देखनी बच्चों, वो देखनी है। हम त्रिज्या किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में अगर कोई अंतर आता है वो एक अलग बात होती है। हाँ, हम जब बोर्ड मैटर में पढ़ते हैं तो बोर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है। यदि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो बच्चों हम जो यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बच्चों हमें बोर्ड के हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। तो हम जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे बच्चों, इस प्रकार हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं यहाँ पर। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। अब इसी में बच्चों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं बच्चों हम आपके लिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, उनके लिए बच्चों अलग फॉर्मूला है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ बच्चों। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते तो मैं 100% आपके लिए यहाँ पर लिख के बताता। एक और फैक्ट बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, बस समकोण त्रिभुज में क्या, समकोण त्रिभुज में क्या होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर जब हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे ना बच्चों, तो जिस प्रकार ये समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर, और जब समकोण त्रिभुज में बच्चों परित्रिज्या की बात करते हैं, किसकी बच्चों, परित्रिज्या की। तो देखो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी ना समकोण त्रिभुज की, ये बिंदु हो जाएगा इसका केंद्रीय बिंदु। तो जब हम परित्रिज्या की बात करेंगे ना बच्चों, ए बी और सी, ये कौन सा है बच्चों, समकोण त्रिभुज। आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम जब बात करेंगे बच्चों इसकी बड़ी त्रिज्या मतलब परित्रिज्या की, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या, तो बच्चों कुछ नहीं है, बस इसका सिंपल सा फंडा है। देखो बच्चों ये समकोण होगा ना, तो ये कौन सी भुजा होगी बच्चों, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण। जब हम परित्रिज्या निकालेंगे ना बच्चों, तो बस करना क्या है, कर्ण का क्या करना है बच्चों, आधा करना है, बस कर्ण अपॉन 2। क्या करना है, कर्ण अपॉन 2। बस परित्रिज्या निकलेगी अपने पास, कौन सी, समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगी, कर्ण अपॉन 2। ये परित्रिज्या निकल के होगी। क्यों होगी, हम कर्ण का याद क्यों करते हैं बच्चों, देखो क्यों, ये बिंदु यहां से इसका केंद्रीय बिंदु है, तो जब ये केंद्रीय बिंदु होगा तो केंद्र से परिधि तक की दूरी बच्चों त्रिज्या कहलाती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक भी क्या होगा बच्चों, आर होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, केंद्र का सॉरी कर्ण का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और इसकी परित्रिज्या हम निकाल लेते हैं। और बच्चों एक फैक्ट और है, मैं उसको भी बता रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। यदि कभी भी आपके लिए त्रिज्यखंड हो या चतुर्थांश हो, क्या होगा बच्चों, त्रिज्यखंड हो या चतुर्थांश हो, यदि बच्चों इसके अंदर आपके लिए क्या वर्ग बना के कभी भी क्वेश्चन में देता है, क्या बच्चों, वर्ग देता है बना के आपके लिए कभी भी क्वेश्चन के अंदर, सॉरी ये जो आकृति है बच्चों यहाँ पर ऐसे क्या होगी बच्चों, वर्ग देता है यहाँ पर, जैसे ए बी सी और डी और ओ, मतलब ए बी सी डी एक क्या है बच्चों, वर्ग है। वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा क्या है, वर्ग है। तो देखो बच्चों जब चतुर्थांश के अंदर क्या दिया हो, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड के अंदर क्या हो बच्चों, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड के अंदर वर्ग हो,
क्या हो बच्चों, वर्ग। तो जो यहाँ पर कंडीशन होती है ना बच्चों, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश की त्रिज्या। बच्चों ये भी क्वेश्चन है आपके जो कोर्स है ना उसके अंदर प्रश्नावली में, तो मैं इस बच्चों इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। त्रिज्यखंड या चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर होती है बच्चों हमेशा वर्ग के विकर्ण की लंबाई। किसके बच्चों, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो बच्चों यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चों r, और वर्ग का जो विकर्ण होगा √2 इंटू भुजा। क्या होगा बच्चों, ये वर्ग का विकर्ण होगा। इससे हम इसको डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। लगभग शायद प्रश्नावली 12.3 में क्वेश्चन नंबर 13 या 14 के आसपास क्वेश्चन है, या फिर इससे पहले भी हो सकता है। तो उसमें इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट उसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए बच्चों वीडियो को मैं पुनः दोबारा से कह रहा हूँ, हमें थोड़ा सा मोटिव करने के लिए वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। इस वजह से क्या है बच्चों, वीडियो पर थोड़े से व्यूज, एवरेज व्यू आ रहे हैं, टाइम भी व्यूज कम आ रहा है। तो बच्चों उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों वीडियो को कम से कम पूरा देखें, इससे बच्चों आपको वीडियो अच्छी समझ में आएगी, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, कौन से चैप्टर की चर्चा चल रही है। तो बच्चों इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप ना करें और पूरा देखें बच्चों वीडियो को।